एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर और आप देख रहे हैं अमितम बस्ट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारे इस चैनल में झारखंड हाई कोर्ट और झारखंड सिविल कोर्ट में आई वैकेंसी असिस्टेंट के पोस्ट के लिए लगातार क्लासेस चल रही हैं। उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोगों ने पॉलिटी का ये एमसीक्यूज का सीरीज शुरू किया है और इस सीरीज के तहत पॉलिटी के सारे टॉपिक्स को कवर कराई जाएंगी और ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप जरूर इस वीडियो को देखें। और ना ही सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट असिस्टेंट की बात हो, ये झारखंड एसएससी जो सीजीएल का एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है उसमें भी ये इक्वली इंपॉर्टेंस रखने वाली है। ठीक है, तो आइए ये एमसीक्यूज के सीरीज को हम लोग शुरू करते हैं और हमारा जो पहला सीरीज है वो हमारे प्रेसिडेंट पे होने वाला है, यूनियन एग्जीक्यूटिव पे होने वाला है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज हिज पावर्स, भारत का राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, थ्रू द प्राइम मिनिस्टर, थ्रू मिनिस्टर्स, आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम और थ्रू कैबिनेट। ये हमारे पास चार विकल्प हैं फ्रेंड्स और इसमें से एक हमारा आंसर होने वाला है। तो पहले इसका आंसर करें उससे पहले मैं दो बातें बता दूं आपको कि फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के बारे में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक मेंशन है, जो कि पार्ट 5 में आता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति को कई सारे पावर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं, लेजिस्लेटिव पावर होते हैं फ्रेंड्स, मिलिट्री पावर हो सकते हैं, जुडिशियल पावर हो सकते हैं, डिप्लोमेट पावर हो सकते हैं। तो उसी पावर्स के तहत एक पावर्स के बारे में यहाँ डिस्कस किया जा रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज पावर कैसे करता है। तो वो जो पावर्स है, ये जो 6-7 तरह के पावर्स हैं, उनको एक्सरसाइज करने का वो या तो डायरेक्टली कर सकता है या अपने ऑफिसर्स जो उनके सबऑर्डिनेट टू हिम होते हैं। ठीक है, और ये चीजें फ्रेंड्स हमारे आर्टिकल 53 सब क्लॉज 1 में मेंशन है। ठीक है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा सी, आइदर डायरेक्टली या तो खुद करता है और थ्रू द ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। आइए सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया? भारत में राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? हमारे पास ऑप्शंस हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, ऑप्शंस आपको हिंदी में भी मिलेंगे, क्वेश्चंस हिंदी में भी, ये बायलिंगुअल है। आप दोनों जिस मीडियम के भी आप लोग हैं, आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कार्यकारी प्रमुख कौन है, एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, तो हमारे राष्ट्रपति के बारे में दो बातें और बता दूं आपको कि हमारा राष्ट्रपति को फ्रेंड्स नॉमिनल हेड भी कहा जाता है। ठीक है, नॉमिनल हेड भी कहा जाता है, इसे सेरेमोनियल हेड भी कहा जाता है, सेरेमोनियल हेड भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर कभी एग्जाम्स में आपके पास आता है कि हु इज द नॉमिनल हेड ऑफ आवर कंट्री, तो उसके आंसर प्रेसिडेंट को करेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि हु इज द सेरेमोनियल हेड ऑफ आवर कंट्री, तो अगेन आप आंसर प्रेसिडेंट को बोलो। आइए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाउ इज प्रेसिडेंट इलेक्टेड इन इंडिया? राष्ट्रपति किस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव हमारे भारत में होता है? ऑप्शंस हैं, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, बाय राज्यसभा के मेंबर्स या लोकसभा के मेंबर्स। तो फ्रेंड्स, हमारा जो ये चुनाव है राष्ट्रपति का, वो इनडायरेक्टली होता है। ठीक है, और इसके चुनाव में कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं? तो मैं ये बता दूं कि जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कौन हो जाएंगे? तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में हो जाएगा ये लोकसभा और राज्यसभा और ये राज्यसभा। तो इनके जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, ठीक है, आपको पता है कि इनके पास इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों होते हैं, लेकिन सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही एलिजिबल हैं इनके इलेक्शन में। यहां पर भी आपको पता है इलेक्टेड होंगे और नॉमिनेटेड, और ये नॉमिनेटेड होंगे। ठीक है, लेकिन जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये तो बात हो गई पार्लियामेंट की। अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी जितने इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में यहां पर लिख रहा हूं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके भी जितने इलेक्टेड मेंबर्स होंगे दे पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट कंसिस्ट्स ऑफ, ये क्वेश्चन मैं जस्ट इससे पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को कि इनके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आइए इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से और बहुत जल्दी हम लोग कर देते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये सही बात कह रहा है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ये गलत बात कह रहा है फ्रेंड्स, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ लेजिस्लेचर नहीं होता है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल स्टेट्स, ये सही कह रहा है। और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। ठीक है, अब आइए आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसमें से कौन सही है? ए, बी, सी एंड डी आर राइट, ए, सी, डी आर राइट और ए एंड सी आर राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, सी एंड डी आर करेक्ट, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर नहीं होता,
स्टेट लेजिस्लेचर की जब बात करें बोथ हाउसेस, तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहा है। लेकिन जब आप देख रहे हैं इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्शन की बात हो रही है, तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, सी एंड डी आर करेक्ट। ठीक है। हाँ, और इसमें एक बात और आपको बता दूं कि 70th हमारा अमेंडमेंट एक्ट आया था, 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, जो कि 1992 में आया था फ्रेंड्स। ठीक है। इसके द्वारा क्या हुआ, इसके तहत क्या हुआ, दिल्ली और पौंडीचेरी को, दिल्ली और जो पुडुचेरी आप बोलते हैं, उनको ये राइट्स मिल गए थे इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का बाय द 70th अमेंडमेंट एक्ट 1992। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not an essential qualification for the candidature of president? निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता राष्ट्रपति बनने के लिए जरूरत नहीं होती है? ठीक है, आप देख रहे होंगे ऑप्शन हमारे इंग्लिश हिंदी दोनों में है, क्वेश्चंस भी इंग्लिश हिंदी दोनों में, बाइलिंगुअल है, आप समझ सकते हैं। तो मिनिमम 35 ईयर्स ऑफ एज, हाईली एजुकेटेड, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल और सिटीजन ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा हाईली एजुकेटेड, यानी ऐसी कोई भी क्वालिफिकेशन उसको एक कैंडिडेचर के लिए जरूरत नहीं होती कि वो हाईली एजुकेटेड होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। 35 साल के बारे में डिस्कस किया गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। वो क्वालिफाइड होने चाहिए एज ए मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल और सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सारी बातें लिखी गई हैं, बट कहीं पर भी हाईली एजुकेटेड होने का जिक्र नहीं किया गया। ठीक है, आइए अब देखिए, पूछ रहा है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्स द एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर री इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति पद पर पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता की शर्तें निर्धारित की गई हैं? कहने का मतलब कि एक राष्ट्रपति अगर अपना एक टर्म पूरा हो जाता है तो उसके बाद फिर से राष्ट्रपति बने, ऐसा वो कई बार कितनी बार कर सकता है, और ऐसा मेंशन हमारे किस आर्टिकल में किया गया है? फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर आर्टिकल 57 हो जाएगा। 57 आर्टिकल के तहत एक राष्ट्रपति जो है एन नंबर ऑफ टाइम्स कितने बार भी री इलेक्शन जो होता है प्रेसिडेंट के पद के लिए वो एलिजिबल होता है, यानी वो राष्ट्रपति का पद जितना बार हो सके वो कर सकता है, निहित कर सकता है, मतलब वो इलेक्ट किया जा सकता है राष्ट्रपति के पोस्ट के लिए। उसमें किसी भी तरह की बाध्यता नहीं है कि अगर एक बार कोई राष्ट्रपति बन गया तो दोबारा नहीं बन सकता। और ऐसा हमारा मेंशनिंग, हमारा प्रोविजन आर्टिकल 57 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। आर्टिकल 52 की बात करें तो आर्टिकल 52 आपको प्रेसिडेंट के बारे में कहा गया है। ठीक है, 54 की बात करें तो उसके इलेक्शन के बारे में कहा गया, राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में कहा गया है। ठीक है, 56 की बात अगर करें तो प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है 5 ईयर्स का, प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है 5 ईयर्स का वो कहा गया है 56 में। फ्रेंड्स प्रेसिडेंट का टेन्योर कहा गया है, अगर आप स्पेसिफिकली बात करें तो वो 56(1) में कहा गया है। और अगर आप 56(2) और आगे बढ़ते हैं तो प्रेसिडेंट किसको रिजाइन करता है, वो सब चीजें मेंशन की गई हैं 56 सब क्लॉज 2 में। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग को जो जानना था हम कर लिए। 52 हमारा प्रेसिडेंट के बारे में मेंशनिंग है। 54 जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है उसके बारे में वो हम मेंशनिंग है। आर्टिकल 56 प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है 5 ईयर्स का, अपने पोस्ट को जिस दिन वो अपने ऑफिस का चार्ज लेता है उससे 5 साल तक वो टेन्योर उसका होता है, वो मेंशन किया गया है। और आर्टिकल 57 में ये लिखा गया है कि इस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति का जो पद होता है वो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। If there is any dispute regarding the presidential election, it can be referred to. फ्रेंड देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये फंसाने के लिए हमसे कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि अगर किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होता है तो वहां पर किसको रेफर किया जाता है। हमारे पास ऑप्शंस देखिए आपको मिलेंगे, इलेक्शन कमीशन सबसे शुरू में, फिर पार्लियामेंट मिलेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मिलेगा, फिर नन ऑफ दीज। तो मैं आपको ये बता दूं कि कभी भी अगर राष्ट्रपति और ना ही सिर्फ राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में भी अगर किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है तो वो सॉल्व कौन करता है, तो उसका सॉल्व करने का जो जिम्मा होता है, वो कर्तव्य होता है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का होता है। यानी आंसर ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। ठीक है, आइए, टू whom does प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबमिट्स इट्स रेजिग्नेशन। अब ये पूछ रहा है आपसे कि बताइए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना रेजिग्नेशन किसको इनमें से लिखित को सौंपता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हो जाएगा फ्रेंड्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कहां पर मेंशन है, तो आर्टिकल 56(1) सब क्लॉज ए में ये मेंशन किया गया है। इस आर्टिकल के तहत ये बातें कही गई है कि राष्ट्रपति अगर अपना इस्तीफा यानी रेजिग्नेशन देता है, ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वो सौंपता है, वो देता है, और ये चीजें आर्टिकल 56(1) में लिखी गई हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। Impeachment of president can be done under which article of Indian Constitution?
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? आर्टिकल 356 ऑप्शन में, आर्टिकल 76 है, आर्टिकल 75 और आर्टिकल 61। तो फ्रेंड्स इनका आंसर देने के पहले मैं इंपीचमेंट के प्रोसेस को थोड़ा सा आपको समझा दूं। आइए देखिए इंपीचमेंट क्या कहता है। ठीक है, अगर आप इंपीचमेंट के बारे में देख रहे हैं तो इंपीचमेंट के बारे में आप लोगों को जो बातें जाननी होंगी पहले ये जान लें कि ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 61 में मेंशन्ड है। ठीक है, 61 आर्टिकल ये डिस्कस करता है इंपीचमेंट के बारे में। अब फ्रेंड्स ये बात जान लें कि इंपीचमेंट का जो प्रोसेस है, ये महाभियोग का जो प्रोसेस है, राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने का ये प्रोसेस होता है। ठीक है, अगर वो किसी भी प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग गलत तरीके से करता है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, तो आप फिर उसको हटा सकते हैं। किस तरीके से हटा सकते हैं, ये प्रोसेस क्या है तो मैं आपको बता दूं। जिस तरह हमारे पार्लियामेंट में लोकसभा और ये राज्यसभा होता है, तो ये दोनों हाउसेस में किसी भी एक हाउस से ये प्रोसेस को इनिशिएट किया जा सकता है, इस प्रोसेस को इनिशिएट किया जा सकता है। आप लोकसभा से भी कर सकते हैं, राज्यसभा से भी कर सकते हैं, कि किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं। अब आप देखिए कि ये प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि 14 डेज का एक प्रायर नोटिस, 14 डेज का एक प्रायर नोटिस राष्ट्रपति को दिया जाता है अपने 1/4 मेंबर के एसेंट के बाद। सपोज करिए अगर लोकसभा में ये इंपीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है तो वो क्या कैसे स्टार्ट होगा, 14 दिन का एक राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाएगा अपने 1/4 मेंबर के सहमति के बाद। ठीक है, ये स्टार्ट लोकसभा में हो रहा है, राज्यसभा में भी हो सकता है, बट यहां मैं आपको लोकसभा से बता रहा हूं। अब 14 डेज जो फ्रेंड्स अगर लैप्स कर जाता है, 14 डेज अगर आपके पास लैप्स कर जाता है और इसी बिल को, इसी मोशन को अगर नाउ 2/3 मेजोरिटी से, 2/3 मेजोरिटी से एक हाउस इसको पास कर देती है, एक हाउस मतलब यहां पर लोकसभा की बात की जा रही है, तो लोकसभा अगर उसको पास कर देता है तो अब ये जो मैटर है इंपीचमेंट का, नाउ इट कम्स टू राज्यसभा। ठीक है, जिसको आप सेकंड हाउस बोल सकते हैं। ठीक है, सेकंड हाउस बोल सकते हैं। अब इस हाउस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहां पर क्या होता है मैं बताऊं। तो राज्यसभा में फ्रेंड्स ये इन्वेस्टिगेटिंग हाउस का काम करता है और इस सदन में राष्ट्रपति या तो खुद या तो अपना किसी रिप्रेजेंटेटिव को वो ला सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा। और अगर राज्यसभा भी फ्रेंड्स 2/3 मेजोरिटी से इस बिल को पास कर देता है, इंपीचमेंट के प्रोसीजर को पास कर देता है, तो उस दिन से राष्ट्रपति जो है इंपीच्ड कहलाता है, फ्री हो जाता है और वो अपने संविधान में जो पद दिया गया है वहां से वो हटा दिया जाता है, वो फ्री हो जाता है। ठीक है, तो यही इंपीचमेंट का प्रोसेस है। तो अब मैं आपको बता दूं कि इंपीचमेंट के प्रोसेस के बारे में डिस्कशन कर रहा है तो इंपीचमेंट आपको आर्टिकल 61 में मेंशन्ड है। ठीक है, आर्टिकल 61 में मेंशन है। आर्टिकल 56 आप तो जानते होंगे, 356 ये स्टेट इमरजेंसी की बात करता है, प्रेसिडेंट रूल की बात करता है। आर्टिकल 76 ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है और 75 आपके प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करता है, जो राष्ट्रपति उसको अपॉइंट करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रेसिडेंट रूल, ये प्रेसिडेंट रूल आप समझ सकते हैं। ये अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल कौन होता है, तो अटॉर्नी जनरल हमारे देश का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल की बात हो गई। 75 का क्या है फ्रेंड्स, तो राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा प्राइम मिनिस्टर को, ये चीजें लिखी गई हैं 75 में। मैं लिख दे रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट के बारे में कहा गया है, पीएम अपॉइंटमेंट। ठीक है, और 61 तो आपको इंपीचमेंट है, चीजों को आप समझ रहे होंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, बाद में आप रेफर करेंगे, समझ जाएंगे। तो इंपीचमेंट की अगर आप जब बात की जाए तो इंपीचमेंट का मतलब आप समझ जाएंगे कि लोकसभा या राज्यसभा किसी भी दोनों में से किसी भी एक हाउस में प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है 1/4 मेंबर की सहमति से। 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है, तो 14 दिन का नोटिस राष्ट्रपति को दिया जाएगा और उसके बाद 14 दिन के लैप्स होने के बाद अगर इंपीचमेंट का प्रोसेस उस पर्टिकुलर हाउस से 2/3 लोगों के द्वारा अगर मेजोरिटी से पास हो जाता है तो फिर वो मूव करता है सेकंड हाउस में। इस केस में सेकंड हाउस राज्यसभा है और राज्यसभा जो है फ्रेंड्स इन्वेस्टिगेटिंग हाउस की तरह काम करती है और वहां राष्ट्रपति खुद या अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को ला सकते हैं। और अगर यहाँ भी 2/3 मेजोरिटी से वो पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट उस पर्टिकुलर दिन से इम्पीच्ड हो जाते हैं, वो फ्री हो जाते हैं अपने ऑफिस से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द वेकेंट पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इज टू बी फिल्ड विद इन, राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने दिनों के भीतर भरा जाना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति का ये रिक्त पद कैसे होगा, तो रिक्त तब हो सकती है या तो राष्ट्रपति डेथ कर जाते हैं या तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब प्रोसीजर या राष्ट्रपति रेजिग्नेशन देता है, यही 3 केसेस हो सकते हैं कि राष्ट्रपति का पोस्ट जो है वो वेकेंट कब होगा। क्या 3 कंडीशन हो सकते हैं, या तो वो रिजाइन कर दे, ठीक है, इम्पीचमेंट मतलब उनका हटा दिया जाए उनको,
या फिर उनकी डेथ हो जाए। ठीक है, तो ऐसे परिस्थिति में हमारे पास जो वैकेंसी, जो पोस्ट होती है राष्ट्रपति की, वो वैकेंट हो जाता है और ऐसे केस में 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का पद को फिर से भरने की प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, अंकित है। ठीक है, और कौन सा आर्टिकल में ये प्रोविजन लिखी गई है, कौन से आर्टिकल में ये सब बातें डिस्कस की गई हैं, तो फ्रेंड्स दैट इज आर्टिकल 62 सब क्लॉज 2 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अंडर आर्टिकल 62 सब क्लॉज 2 में ये बात कही गई है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर वेकेंट, हु अमंग द फॉलोइंग ऑफिशिएट्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि अगर राष्ट्रपति नहीं होता अपने ऑफिस में तो वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करता है, और अगर राष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट दोनों नहीं है तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे यहाँ एक्ट करता है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आप देख रहे होंगे ऑप्शन में प्राइम मिनिस्टर है, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और नन, तो आपका आंसर हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब फ्रेंड्स जल्दीबाजी में आप चीफ जस्टिस को देख लें और फ्रेंजी मतलब बिल्कुल एक्साइटमेंट में चीफ जस्टिस देखा, और ऐसा नहीं कि आप ऑप्शन बी को मार दें, आप पूरे ऑप्शन को पढ़ लें, अच्छे से पढ़ें, तब आपको पता चलेगा कि ऑप्शन सी इज योर आंसर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसी क्वेश्चंस को, इस तरह के जो विकल्प आपको दिए जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, और आप गलत करें ऐसा करने के लिए दिया जाता है, लेकिन हम लोगों को फंसना नहीं है, हम लोगों को पूरी अच्छे तरीके से देख लेना ऑप्शन और फिर टिक कर देना है ऑप्शन सी यहाँ पर इस केस में। आई ज्वाइंट सेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज समन्ड बाय, भारतीय संसद का संयुक्त सत्र किसे द्वारा बुलाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस देखिए फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट और कई बार पूछा गया एग्जाम में। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ दो वर्ड्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक वर्ड है समन्ड मतलब बुलाया जाना, और एक होता है प्रिसाइड करना, मतलब किसी भी मीटिंग को हम लोग प्रिसाइड करते हैं ना, अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, वो हो गया प्रिसाइड करना। तो जब कभी भी समन की बात की जाए, बुलाने की बात की जाए, तो ये पावर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति के पास होता है, प्रेसिडेंट के पास होता है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा प्रेसिडेंट। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि हु प्रिसाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, तब आप किसको बोलेंगे, तब आपका आंसर हो जाएगा स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑफ लोकसभा। तो आप बिल्कुल ही याद रखें, चीजों को डिफ्रेंशिएट करके रखें कि संबंध अगर पूछा जाए तो क्या आप करेंगे, और अगर आपसे प्रेसाइड की बात की जाए तो आपका आंसर क्या होगा। तो संबंध में आप प्रेसिडेंट बोल देंगे और प्रेसाइड में स्पीकर कह देंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये कह रहा था कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉयज द पावर टू विथहोल्ड हिज असेंट टू एनी बिल पास्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर अपनी सहमति वापस लेने की शक्तियां प्राप्त। आर्टिकल 63, 108, 109, 111। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 111। ठीक है, 111 पे प्रेसिडेंट का एसेंट्स बिल पर ये ऐसी बातें मेंशन की गई है, प्रेसिडेंट एसेंट्स, एसेंट ऑन बिल। ठीक है, आप बात करें 109 की, तो 109 में स्पेशल प्रोविजंस दिए गए रिलेटेड टू मनी बिल, स्पेशल प्रोविजंस, स्पेशल प्रोविजंस, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू मनी बिल, रिलेटेड टू मनी बिल। 63 तो आप जान रहे होंगे, ये वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कही जा रही है, और आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सिटिंग के बारे में मेंशन है। तो ये ज्वाइंट सिटिंग बारे में मेंशन है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये चार ऑप्शन है, तो आंसर हमारा आर्टिकल 111 जो कि ऑप्शन डी में लिखा गया है, इसको हम लोग टिक कर देंगे। यहाँ पर प्रेसिडेंट का जो एसेंट्स होता है बिल पे, वैसी चीजें प्रोविजन मेंशन की गई है इस आर्टिकल में, तो आंसर डी इज योर आंसर, ऑप्शन डी। अब देखिए, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज बीन एम्पावर्ड टू प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। ऑर्डिनेंस, अध्यादेश का मतलब हो गया फ्रेंड्स कि एक फॉर्मल आदेश। ठीक है, एक ऑफिशियल ऑर्डर जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, प्रोमलगेट का मतलब आप समझ सकते हैं कि ऑफिशियल ऑर्डर। ठीक है, डिक्लेयर करना मतलब डिक्लेयरिंग, डिक्लेयर करना,
डिक्लेयर ऑफिशियल ऑर्डर, इसको ही प्रोमलगेट कहते हैं, अध्यादेश कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन देख रहे हैं आर्टिकल 356, 360, 123 और 200। ठीक है, तो 356 आपको मालूम है फ्रेंड, ये स्टेट इमरजेंसी की बात करता है, जिसको आप प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, स्टेट इमरजेंसी की बात करता है। आर्टिकल 360 फाइनेंस इमरजेंसी की बात करता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। आर्टिकल 200 अब आपको मैं बता दूं, जिस तरीके से आर्टिकल 111 सेंटर पे हुआ करता था, प्रेसिडेंट का बिल्स के प्रति एसेंट के बारे में लिखा गया है, तो उसी तरीके से फ्रेंड्स जब हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, हमारा जो स्टेट हाउसेस होता है, वहां पर जब दोनों सदन में बिल जब पास हो जाती है, उसके बाद जो गवर्नर को ये भेजा जाता है अपने एसेंट के लिए, उसके बाद गवर्नर उसमें कुछ भी कर सकते हैं, उसको होल्ड कर सकते हैं, उसको पास कर सकते हैं, या राष्ट्रपति के पास रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। तो वो शक्तियां हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 200 मेंशन है। ठीक है, मतलब गवर्नर का जो एसेंट है उस पर लिखा गया आर्टिकल 200 में गवर्नर्स एसेंट। तो गवर्नर एसेंट्स कब, जब दोनों हाउसेस से पास कर गई है बिल, और उसके बाद गवर्नर को जब भेजा गया, और गवर्नर उसमें 3 काम कर सकता है। क्या काम कर सकता है? एक तो उसको पास कर सकता है, एक तो उसको विथहोल्ड कर सकता है, और तीसरा क्या काम कर सकता है? तीसरा वो राष्ट्रपति के पास भेज सकता है फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो चलिए ये बातें आर्टिकल 200 में मेंशन की गई है। आई होप चीजों को आप बिल्कुल ही समझ रहे होंगे। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब इनमें आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि बताइए इनमें से कौन जो है राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल राष्ट्रपति इसको करते हैं अपॉइंटमेंट। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का ये हिस्सा हो गया। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल अगेन राष्ट्रपति इसको करते हैं, ये भी एग्जीक्यूटिव का हिस्सा हो गया। गवर्नर ऑफ स्टेट्स, बिल्कुल राष्ट्रपति गवर्नर ऑफ स्टेट्स को भी अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अटॉर्नी जनरल पता है आर्टिकल 76 में कहा गया है, ये आर्टिकल 148 में लिखा गया है फ्रेंड्स, और गवर्नर ऑफ स्टेट्स और ऑल ऑफ द अबव, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब किस प्रोविजन के तहत ये राष्ट्रपति अपॉइंट करता है? तो राष्ट्रपति फ्रेंड्स एग्जीक्यूटिव पावर, अपने एग्जीक्यूटिव पावर जो उनको आर्टिकल 53 सब क्लॉज 1 में निहित है, वेस्टेड है, उनको एक्सरसाइज करते हुए इनका अपॉइंटमेंट करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पूछ रहा है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। कहने का मतलब है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार प्राप्त कर देता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 143। ठीक है, 143 हो गया। अब मैं आपको आर्टिकल 129, आर्टिकल 132 और 132 सिर्फ 32 के बारे में बताऊं, तो आर्टिकल 32 रिट्स के बारे में डिस्कस करता है, जो हम लोग सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं रिट्स अपने फंडामेंटल राइट्स का हनन होने के बाद। और यही रिट्स के बारे में अगर हम हाई कोर्ट जाते हैं फ्रेंड्स, तो वो चीजें मेंशन है आर्टिकल 226 में। ठीक, 226 में। आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा गया एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता क्या, तो मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जजमेंट होते हैं, जितने भी प्रोसीडिंग्स होते हैं, उनको आर्काइव्स में रखा जाता है, और उन जजमेंट को, उन प्रोसीडिंग्स को हमारे भारत में जितने भी न्यायालय होते हैं, जितने भी कोर्ट होते हैं, वहां पर एडमिट कर लिया जाता है एज ए एविडेंशियल वैल्यू। ठीक है, मतलब जो भी जजमेंट, जो प्रोसीडिंग्स अगर हुए हैं, तो उसको बेस मानते हुए उसको एक एविडेंस की तरह, एविडेंशियरी वैल्यू की तरह हम और भी किसी न्यायालय में, किसी कोर्ट्स में यूज कर सकते हैं, और वो एडमिटेड फैक्ट्स होता है। ठीक है, आइए, हाँ, अब आर्टिकल 132 के बारे में बात किया जाए, तो आर्टिकल 132 में फ्रेंड सुप्रीम कोर्ट का एपीलेट जुरिडिक्शन का बात कहा गया है कुछ केसेस में, कुछ अपील्स में, जो कि हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट आता है। ठीक है, यानी कुछ प्रोविजंस हैं एपीलेट जुरिडिक्शन का, जो कि हाई कोर्ट के बाद कुछ अपील्स होकर वो सुप्रीम कोर्ट आते हैं, तो वो आर्टिकल 132 में कहा गया। इसको आप लिख दें, स्पेशल प्रोविजंस एज ए एपीलेट कोर्ट, एज ए एपीलेट कोर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स ये प्रेसिडेंट के ऊपर कुछ क्वेश्चन थे एमसीक्यूज के, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और उन क्वेश्चन से, हर एक क्वेश्चन से मैंने आपको और भी उसके बारे में, उसके ऑप्शंस को डिस्कस किया। तो कहने का मतलब कि प्रेसिडेंट के बारे में आपको लगभग सारी इंफॉर्मेशन मिल गई हैं। अब आपको यहाँ से कहीं कोई दिक्कत नहीं, प्रेसिडेंट का कितना, किस तरीके से वो इम्पीचमेंट होता है, किस तरह से इलेक्टोरल कॉलेज होता है, कौन कौन से उसमें लोग होते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हो गई है। प्रेसिडेंट का पावर्स क्या होता है फ्रेंड्स, ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में दे दी गई हैं। और अब
ये एक लिस्ट है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पहले कौन थे, दूसरे कौन थे, अभी वर्तमान में कौन है, तो अभी द्रौपदी मुर्मू है। तो ये लिस्ट को आप बिल्कुल एक बार देख लें, लिस्ट को याद कर लें, कोशिश करें दिमाग में रखें, क्योंकि ऐसा सवाल आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि बताइए हमारा पहला प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कौन थे। कभी आपसे ये पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि बताइए आउट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऐसे कौन से प्राइम प्रेसिडेंट थे जो अपने ऑफिस के कार्यकाल वो डाइड वाइल इन ऑफिस, अपने ऑफिस में रहते ही वो उनकी जान चली गई। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। कौन से प्रेसिडेंट ऐसे हैं जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे और वो एज ए प्रेसिडेंट कुछ दिन तक, कुछ समय तक हम ऑफिस में रहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वो सारे क्वेश्चंस को आपको यहाँ पर देखना होगा, ठीक है। तो इसका मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, आप अच्छे से उसको देख सकते हैं। और उसका सेशन था और इस एमसीक्यूज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इस तरीके से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट्स और इनफैक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, सारे ही चैप्टर्स को हम लोग यहाँ पर खत्म करने की कोशिश करेंगे, जो आपको बिल्कुल ही फ्रूटफुल होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सेशन अच्छा लगा फ्रेंड्स, तो जरूर आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।